गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, क्लास 11th की व्यवसाय अध्ययन की बुक के अंदर हमने पहला चैप्टर करवा दिया था जिसका नाम था व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। आज दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट का नाम है व्यावसायिक संगठन का स्वरूप। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है कि आज के टाइम पे कोई व्यक्ति अगर एक व्यवसाय प्रारंभ करने की सोच रहा है या योजना बना रहा है, तो वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है, तो उसे संगठन के स्वरूप का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे उपयुक्त स्वरूप का निर्धारण करते समय व्यक्ति को अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए स्वरूप की लाभ और हानियों को देखकर निर्णय करना चाहिए। ठीक है। व्यवसायिक संगठन के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो निम्न प्रकार है। पहला है एकल स्वामित्व, दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार, तीसरा है साझेदारी, चौथा है सहकारी समिति और पांचवा है संयुक्त पूंजी कंपनी। एकल स्वामित्व क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं। आप कई बार सायंकाल अपने पास के छोटे से स्टेशनरी स्टोर से रजिस्टर, पेन, चार्ट, पेन, पेपर आदि खरीदने के लिए जाते हैं। संभावना ये है कि इस सौदे के दौरान किसी एकल स्वामित्व के संपर्क में आते होंगे, यानी कि एक व्यापारी होता है और एक कस्टमर होता है। जैसे आप जाते हो उस दुकानदार से सामान खरीद के लाते हो, तो वहां पर केवल एक ही व्यक्ति बैठा होता है, उसका खुद का ही मतलब स्वामित्व होता है उस दुकान के ऊपर। ठीक है ना। एकल व्यावसायिक संगठन का एक प्रचलित रूप है, छोटे व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है ना। व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व है उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण केवल एक व्यक्ति के हाथ में होता है। ठीक है। तथा वही संपूर्ण लाभ पाने का अधिकारी होता है, और यदि कोई हानि है तो वही संपूर्ण हानि वह अकेला व्यक्ति वहन करेगा। तो वो एकल स्वामित्व होता है, नहीं एक व्यक्ति का स्वामित्व है। ठीक है। इसके देखिए कुछ गुण है, लक्षण है, वो बता देते हैं। पहले तो निर्माण और समापन। इसका निर्माण और समापन, इसका लक्षण है एकल स्वामित्व का पहला निर्माण और समापन। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए शायद ही किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता होती है। हाँ, कुछ मामलों में लाइसेंस लेना पड़ सकता है, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। व्यवसाय को बंद करना भी बड़ी सरलता है, क्योंकि खुद को ही ओपन करना है, खुद को ही क्लोज करना है। एकल स्वामित्व मतलब एक ही व्यक्ति का स्वामित्व, किसी से पूछने की, इजाजत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरा है दायित्व है। एकल स्वामित्व का जो लक्षण है उसके अंदर दूसरा पॉइंट है दायित्व है। एकल स्वामित्व का दायित्व असीमित होता है। दायित्व मतलब किसी दूसरे का दायित्व नहीं, तो उस अकेले व्यक्ति का दायित्व होता है। उसका दायित्व असीमित होता है। अगर उसे अपने व्यवसाय में कोई चेंजेस करने हैं तो वह खुद कर सकता है, किसी से निर्णय लेने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर उसमें कुछ बदलाव चाहता है तो वो खुद करेगा, खुद ही निर्णय लेगा और खुद ही उसका कर्तव्य का, दायित्व का निर्वहन करेगा। तीसरा पॉइंट है लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता। तीसरा पॉइंट है लाभ प्राप्त करता और जोखिम वहन करता। एकल स्वामित्व में जो लक्षण है उसके अंदर तीसरा पॉइंट है लाभ प्राप्त करता। लाभ प्राप्त करने वाला भी वही अकेला व्यक्ति होगा, और अगर कोई जोखिम होगी, कोई हानि होगी, कोई नुकसान होगा, तो उसको वहन करने वाला भी वही एक अकेला व्यक्ति ही होगा। इसे मतलब किसी से अगर हानि होगी तो किसी से नहीं ले सकता, नुकसान का भरपाई किसी दूसरे से नहीं कर सकता, उसको खुद करना पड़ेगा। और अगर लाभ हो रहा है बिजनेस में, व्यवसाय में, तो उसका पूरा अधिकारी वह अकेला व्यक्ति होगा। ठीक है। ये तीसरा लक्षण है। चौथा है नियंत्रण। नियंत्रण, उस व्यवसाय में अगर कोई नियंत्रण करता है तो वो केवल अकेला व्यक्ति होता है। व्यवसाय के संचालन और उसके प्रबंध संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकारी केवल एकल स्वामी के पास ही होता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इसके अंदर देखिए कानून की दृष्टि से एकल व्यापारी एवं उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवसाय का इसके स्वामी से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय के सभी कार्यों के लिए स्वामी को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसमें मतलब कि व्यवसाय का और स्वामी का कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक ही अस्तित्व है। तो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होने की वजह से अगर कोई भी बिजनेस में कोई भी बदलाव आएगा, कुछ भी होगा, तो उसका उत्तरदायी केवल उस अकेले व्यक्ति को ही होगा। एक छठा पॉइंट है व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। अब एक अकेला व्यक्ति किसी बिजनेस को चलाएगा तो जरूरी नहीं कि वह लगातार उस बिजनेस के अंदर आ सके। जैसे अगर कोई स्टेशनरी वाला, कोई किराने वाला अगर एक अकेला व्यक्ति है, तो अगर वह रेगुलर जाएगा तो उसके घर में कोई ना कोई अर्जेंट कार्य हो भी सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो दुकान को क्लोज करना पड़ेगा। अगर उसी दुकान के अगर 2 या 2 से ज्यादा जो पार्टनर होंगे, तो एक अकेला किसी के घर पे काम होगा तो वो दुकान तो बंद नहीं होगी ना, कम से कम वो बिजनेस तो चलेगा ना। तो उसी के लिए देखिए व्यवसाय निरंतरता का अभाव है। निरंतर या लगातार उस व्यवसाय में वह समय नहीं दे पाता।
तो ये लक्षण है। अब गुणों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करें गुण और दोस्त की एकल स्वामित्व में, तो गुण देखिए पहला है शीघ्र निर्णय। अगर व्यवसाय में अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो एक अकेला व्यक्ति होगा उसका उत्तराधिकारी, यानी एक अकेला व्यक्ति ही होगा एकल स्वामित्व में, तो वो जो निर्णय है वो खुद ही लेगा, किसी दूसरे से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये गुण है। दूसरा सूचना की गोपनीयता। अगर कोई सूचना है, कोई भेद है, तो वो गोपनीय रहेगा, क्योंकि अगर दो या दो से ज्यादा अगर व्यक्तियों के पास रहेगा तो वो आगे से आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति के पास वह सूचना रहेगी तो ये गुण है कि वह गोपनीय रहेगी वह सूचना। ठीक है। तीसरा पॉइंट आ रहा है कि प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। अगर कोई प्रोत्साहन, कोई मोटिवेशन मिलेगा, कोई इंस्पिरेशन होगा तो उसे डायरेक्ट उस अकेले व्यक्ति को मिलेगी। अगर कोई कार्य अच्छा होगा तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा। चौथा पॉइंट है उपलब्धि का एहसास। अगर वह कोई अचीव करेगा, कोई चीज है उसको अचीव करेगा, अपने टारगेट को कंप्लीट करेगा, तो उसे उस उपलब्धि का एहसास होगा कि मैंने अकेले ने ये कार्य किया है। ठीक है। 5 नंबर का पॉइंट है कि स्थापित और बंद करने में सुगमता। अगर एकल स्वामित्व है, एकल बिजनेस है, तो उसको स्थापित करने और उसको बंद करने में सुगमता है, क्योंकि उसे किसी की मतलब पूछने की या इजाजत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसे ओपन करना है तो वो अकेला ओपन कर सकता है, अगर उसे क्लोज करना है तो वह अकेला व्यक्ति ही उसे बंद कर सकता है। तो इसमें सुगमता है, ये गुण है उसके। एकल स्वामित्व की जो सीमाएं हैं वो क्या है? सीमित संसाधन है वो सीमित होते हैं। ठीक है। इसके बारे में बता देता हूँ। एक एकल स्वामी के संसाधन व्यक्तिगत बचत और दूसरों के ऋण देने तक ही सीमित है। बैंक एवं दूसरे ऋण देने वाले संस्थान एक अकेले स्वामी को दीर्घ अवधि ऋण देने में संकोच करते हैं, क्योंकि उसके पास साधन ही सीमित है। ठीक है। सेकंड नंबर पर बात करें सीमित जीवन काल। एकल स्वामित्व का जीवन काल है ना वो भी सीमित ही होता है। कानून की दृष्टि से स्वामी एवं स्वामित्व दोनों अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है। दोनों एक ही माने जाते हैं कानून की दृष्टि से। स्वामी की मृत्यु, दिवालिया होने पर, बीमार होने पर व्यवसाय प्रभावित होगा और वो जो व्यवसाय है वो बंद हो जाएगा, यानी उसका जीवन काल है वो सीमित होता है। असीमित दायित्व मतलब एक एकल स्वामित्व की एक बड़ी हानि है कि स्वामी का जो दायित्व है वो असीमित होता है। यदि व्यापार में असफलता रहती है तो लेनदार और लेनदारी को न केवल व्यवसाय की परिसंपत्तियों बल्कि स्वामी की निजी संपत्तियों से भी उसे चुकाना पड़ता है, इसलिए असीमित दायित्व होता है। चौथे नंबर पर बात करें तो सीमित प्रबंध योग्यता। प्रबंध की जो योग्यता होती है, स्वामी पर प्रबंध संबंधी कई उत्तरदायित्व रहते हैं, जैसे क्रय विक्रय वित्त आदि। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ हो। ठीक है। संसाधनों की कमी के कारण वह गुणी एवं महत्वाकांक्षी कर्मचारियों को न तो भर्ती कर सकते हैं और न ही उन्हें रोक सकते हैं। तो ये भी सीमित प्रबंध योग्यता होती है। आज हमने पढ़ा एकल स्वामित्व के गुण, दोष और लक्षण, और जो हमारे व्यवसाय का जो स्वरूप है उसका परिचय पढ़ा था। तो आई होप आपको ये एकल स्वामित्व का पॉइंट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक